नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो अब हम एरिस्टोटल का कारवां आगे बढ़ाएंगे और आज के सेशन में हमारा फोकस होगा कि एरिस्टोटल के व्यूज प्रॉपर्टी को लेके क्या थे, रेवोल्यूशन पे वो क्या सोचते थे, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का पालन होना, इस पे उनकी क्या विजन आती है और साथ साथ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन में उनका क्या कहना था। इन सभी पहलुओं को हम आज के इस सेशन में समझेंगे। लेकिन हमें एक बैकग्राउंड मालूम है कि एरिस्टोटल बेसिकली प्लेटो के क्रिटिसिज्म को आगे लेके जाते हैं और प्रॉपर्टी की बात हो या बाकी डेवलपमेंट्स की बात हो, उनके व्यूज थोड़े डिफरेंट हैं। प्लेटो का प्राइम फोकस था, वो रेडिकलिज्म पे ज्यादा जा रहे थे, उनके जो मेथड्स थे वो हमें फील्ड में नजर नहीं आते थे। लेकिन एरिस्टोटल की खासियत यह है कि जो भी इन्होंने सजेस्ट किया है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल था। इसीलिए इनके आइडियाज को इंपीरिकल आइडियाज बोला जाता है कि आप उनको वाकई ही फील्ड पे लागू कर सकते हो। इनका जो रिसर्च वर्क था वो भी बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझ के ही इन्होंने डिजाइन किया था। तो आइए शुरू करते हैं, एरिस्टोटल के व्यूज प्रॉपर्टी को लेके क्या थे। तो देखिए, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि भाई प्लेटो ने तो प्रॉपर्टी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया था, लेकिन अरिस्टोटल के आइडियाज उतने रेडिकल नहीं थे। क्लियर? अब कैसे रेडिकल नहीं थे, किन चीजों को ये हाईलाइट कर रहे थे कि ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई आप एक कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज की अगर आप बात करते हो तो ये चीज रिजेक्टेड है। मतलब अब हम इसको अगर हम आज के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे, कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज मतलब आप सोच लीजिए कि पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर का मेंटेनेंस कैसा होता है आप मुझे बताइए। ठीक, कि आज हम देखें हमारे रेलवे स्टेशन, हमारी जो है रेलवेज, ट्रेन्स, उनकी कितनी दुर्गति हो जाती है। वंदे भारत जैसी ट्रेन को लोग जो है उसके शीशे पे पत्थर मार देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तरीके से कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज की चीज है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी, इंसान की यहां पे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स की जाती है। इस वजह से यह प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में इसको रिजेक्ट कर दिया था एरिस्टोटल ने। उन्होंने कहा कि इस आइडिया पे चलोगे तो भाई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। मतलब नाइदर गुड फॉर द प्रॉपर्टी नॉर गुड फॉर द सोसाइटी। जिस सर्विस को आप देना चाहते हो ना तो वो आप एक तरीके से सही तरीके से दे पाएंगे, प्लस सोसाइटी भी इससे खुश नहीं होगी। और ऐसा ही होता है। रेलवे का एग्जांपल मैंने बता दिया कि कमी रहती ही रहती है। पास्ट में अगर हम देखेंगे तो जब एयर इंडिया, अब तो चलो प्राइवेटाइज्ड है, एयर इंडिया जब वो सरकारी एंटिटी होती थी, वो गवर्नमेंट कंपनी की तरह काम करती थी, उसका जो उस पर कर्ज था दैट वॉज ₹15,000 करोड़। 15,000 करोड़ का कर्ज लॉसेस लेके वो चल रही थी। इतना बुरा उनका परफॉर्मेंस था। क्यों? क्योंकि किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स नहीं कर सकते थे। देन एक और दूसरा आइडिया जो बोला गया है दैट इज कॉमन ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज। अब देखिए, ये तो वही मतलब हो गया जो बाहुबली करते हैं कि भाई सरकारी कोई पार्क है, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर दिया और आप उसका इस्तेमाल अब करने लग गए हो। दैट इज एब्सोल्युटली रिजेक्टेड। ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल ही नहीं है। अब भी सरकारी जमीन पे आपने सुना होगा कई जगहों पे कब्जे हो जाते हैं। वो बात हम आज की डेट में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इन्होंने यहां पे समझाया है और इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक आइडिया था जिसको एरिस्टोटल बोलते हैं कि वो आप लागू कर सकते हो और आज की डेट में वो बहुत सक्सेसफुल आइडिया है और आपको दिखता भी है। तो यहां पे इन्होंने कहा कि भाई आप इंडिविजुअल ओनरशिप रखिए और कॉमन यूज के लिए उसको ले आइए। तो हमारे यहां पे जो आज हम ट्रस्ट बनाते हैं, मालिक जो होता है किसी भी सर्विस का वो प्राइवेट हाथों में होता है। ट्रस्ट में मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते हैं, वो उस ट्रस्ट को रन कर रहे होते हैं, वो लोग मेंटेनेंस करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो आम जनता कर रही होती है। तो महात्मा गांधी जी ने ये ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट दिया था। ये उसी आइडिया पे बेस है कि आप उसकी प्राइवेट ओनरशिप रखिए, आप अपना बेस्ट दीजिए उसके अंदर, क्योंकि आपका मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है कि समाज के लिए आप अपनी बेस्ट सर्विसेज देंगे, अपनी नॉलेज देंगे, आप प्राइवेट इंडिविजुअल रहेंगे, प्रॉपर्टी भी आपकी मानी जाएगी, लेकिन हम उसका इस्तेमाल आम जनता के लिए करेंगे, सहूलियतों के लिए। सो वो आइडिया बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है एंड गांधी भी इस जो है आइडिया से काफ़ी प्रभावित थे।
ये बेसिक थॉट प्रोसेस हमने इनके लिए डाला है। अब देखिए, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंप्लीटली खारिज नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारे लिए जरूरी है। क्यों? ये हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि भाई एक इंडिविजुअल जो ज्यादा मेहनत करता है उसको थोड़ा रिटर्न मिलना चाहिए। दैट इज द बेसिक आइडिया। मैं ये नहीं कहता कि मेटेरियलिस्टिक गेन सब कुछ है, बट हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत रोल तो वो प्ले करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि भाई ये सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके आएगा, वो इंडिविजुअल और ज्यादा काम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ग्रीड प्रमोट करनी है, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम मोटिवेशन विच शुड बी देयर। सेंस ऑफ अचीवमेंट, मोटिवेशन, इन एस्पेक्ट्स को हम यहां पे कवर करते हुए चलेंगे। और हम बेसिकली वी आर सोशल एनिमल्स, ठीक। एज अ सोशल एनिमल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कुछ करें, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये थियोरी ऑफ बेसिकली प्रॉपर्टी में इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज को यहां पे प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर मुझे देखना हो तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया एग्जिस्ट करता है, और हमारे यहां पे गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट लेके आती है, ठीक है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 2% ऑफ प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट एंटिटीज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भेजना है। दिस इज द लीगल ऑब्लिगेशन दैट योर गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड। तो भाई या तो खुद अपनी इच्छा से जो है ये एफर्ट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी इसी आइडिया को ही फैसिलिटेट कर रही है। तो प्रॉपर्टी का होना इतनी बुरी चीज नहीं है, इसमें कोई खास समस्या एज सच आएगी नहीं। आप खुल के इन आइडियाज को प्रमोट कर सकते हो। दैट इज व्हाट हिज यू कैन से पॉइंट ऑफ व्यू हैज बीन, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हम इस आइडिया को समझते हैं कि कोई बुराई नहीं है। अब मोटे तौर पे अगर हमें थोड़ा समझें कि भी प्लेटो और एरिस्टोटल के थॉट प्रोसेस कैसे डिफरेंट हो गए, तो बेसिकली वो डिफरेंस हमें पता लगता है उनके रिसर्च करने के तरीके में। रिसर्च इन द सेंस, आप अगर यहां पे देखेंगे कि व्हेन वी टॉक अबाउट एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी देने से पहले, नाउ ही स्टडीड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। एंड बाय द वे आई वुड लाइक टू मेक क्लियर वन थिंग हियर। अब हमारी डिबेट में हम जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा मॉडर्न कंटेक्स्ट में उसे मत लो, ठीक। बिकॉज व्हेन एरिस्टोटल, प्लेटो, दे वर रेफरिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन स्टेट, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। वो अपनी तरफ से किन्हीं बातों में फर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब वो हर चीज को एक ही रेफरेंस से एड्रेस कर रहे हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए वही बात स्टेट के एस्पेक्ट में भी चल रही है, वही बात गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में चल रही है, वही बाकी एस्पेक्ट्स में चल रही है। क्लियर? तो ये सबसे पहले नोमेनक्लेचर थोड़ा हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। आप कहोगे जी देयर इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और उस सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के भरोसे जो है हमारा पूरा सिस्टम चलता है। दैट इज वन थिंग विच विल बी देयर इन आवर माइंड। लेकिन when they are telling this thing, basically वो हर चीज को एक ही मान के चल रहे हैं, उनके लिए अलग अलग सिस्टम उन्होंने नहीं एस्टेब्लिश किए हैं। क्लियर? तो जब प्लेटो ये बता रहा है कि भाई फिलोसोफर किंग होना चाहिए, तो फिलोसोफर किंग भी वो आइडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट में वो लिंक करके बता रहे हैं, ठीक है, उसी एस्पेक्ट में बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उस समय का मतलब है एक सिस्टम, ठीक। तो फिलोसोफर किंग वाज वन सच सिस्टम। एरिस्टोटल ने अपने अलग से पॉइंट ऑफ व्यू पे दिए हैं। तो ये डिफरेंस आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे जब हम बात करें, इनको कंपेयर करें, तो एक चीज समझिए आप, रिपब्लिक इज लाइक एनसाइक्लोपीडिया। ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल एस्पेक्ट्स को जो है डील करता है, ठीक है। प्लेटो हैज, यू कैन से, ही हैज प्रोड्यूस्ड हिज वर्क, ये क्लासिक वर्क है हमारा जो हम पढ़ते हैं। और एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स लिखी, और जब इन्होंने पॉलिटिक्स लिखी, he studied 158 systems, अलग अलग देशों को, और देश उस समय पे होते नहीं थे, आज जैसे देश नहीं होते थे ना, तो सिटी स्टेट का कंसेप्ट हुआ करता था। अलग अलग सिस्टम्स को समझ के उन्होंने अपने आइडियाज को दिया है। नाउ दैट्स व्हाई वी रेफर दैट एरिस्टोटल इज मोर साइंटिफिक।
इनका कहना, इनका समझाने का तरीका ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करते हैं। इसीलिए ये हवा में नहीं बोलते कि फिलोसोफर किंग ढूंढते रहो, क्योंकि मिलना बहुत डिफिकल्ट है। क्लियर? बाद में प्लेटो को भी समझ में आई थी, बट इनिशियली ही वॉज एडमेंट ऑन फिलोसोफर किंग। वो बेसिकली अपने यहाँ पे जो आइडियाज दे रहे हैं, दैट इज बेसिकली फॉर वन आइडिया। एक ही उन्होंने स्टडी किया है, एक ही सिस्टम समझा है, उस सिस्टम के बेस पे वो फिलोसफीज को देते जा रहे हैं। दैट्स अ मेजर डिफरेंस। क्लियर? वहां से कहानी अलग हो जाती है। देन यू कैन से हिज आइडिया वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम सिस्टम। यहां हम लिख रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, इट मीन्स हिज आइडियाज वर बेस्ड ऑन सम सिस्टम, बट ओनली वन। हिज डोमेन, हिज रेंज was only confined to that system. वो broad नहीं गए। Aristotle went to 158 systems that he studied. उसके बाद वो अपना ज्ञान दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो पहले तो ये एक बड़ा डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, और देन मेथोडोलॉजी का डिफरेंस ये साफ हमें समझ में आता है। प्लेटो बेसिकली अपनी जंग में फिलोसोफर किंग ढूंढ रहे थे, और आइडियलिस्ट हम इनको समझते हैं, वही पॉइंट ऑफ व्यूज इनके चल रहे थे। ये एरिस्टोटल समझाते हैं कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन का रूल ले आइए, ठीक, सिस्टम से चलिए, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से आप एक कानून बैठ के बनाइए, एक सिस्टम को एड्रेस कीजिए, उसमें रूल्स आप डालिए, और उस रूल के अकॉर्डिंग आप अपने राजपाट को चलाएंगे। किसी एक इंडिविजुअल का राज नहीं होना चाहिए, है ना। बिकॉज जब भी आप वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, दिस विल रिफ्लेक्ट विजडम ऑफ मैनी, ठीक। और अगर आप फिलोसोफर किंग बनाते हो तो इट इज, यू कैन से, विजडम ऑफ वन पर्सन। अब देखिए प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, जब आप एक ही इंडिविजुअल को सब कुछ मानने लगते हैं, सो देयर इज अ चांस दैट दैट पर्सन माइट टर्न अथॉरिटेरियन। वो इंडिविजुअल अगर अथॉरिटेरियन बन जाता है तो आप क्या करोगे? दैट इज द पॉइंट विच हैज बीन रेज्ड हियर, ठीक। दूसरा एस्पेक्ट अगर हमें समझना है कि डेमोक्रेसी को लेके इनके व्यूज किस तरीके के थे और किस तरीके का रूल ये सजेस्ट करते थे, तो बेसिकली आप समझिए कि एरिस्टोटल ने डेमोक्रेटिक आइडिया में, ठीक, बेसिकली इनका मानना था कि ये उस समय की जो डेमोक्रेसी है, इसको रूल बाय मॉब समझते थे। तो दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी थी, थोड़े डिफरेंसेस भी थे यहां पे, ठीक है। डिफरेंसेस इन द सेंस एरिस्टोटल वाज मोर, यू कैन से, इन्होंने काफी डिटेल में बताया कि आप पॉलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बेस्ट गवर्नमेंट मान सकते हो। पॉलिटी का मतलब है बेसिकली मिडिल क्लास का रूल आ जाना, ठीक। और आज हम समझेंगे भी कैसे हम जियो पॉलिटिक्स में ये लगाएंगे। ये सारी कहानियां आपके जियो पॉलिटिक्स में लगने वाली हैं, और थोड़ा समझना भी है कि भाई ये ठीक है, नॉर्मल कंटेक्स्ट की बात होगी कि मिडिल क्लास में लगाना है, बट हाउ यू आर गोइंग टू ब्रिंग इट टू द जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, देयर इट बिकम्स स्लाइट डिफिकल्ट। ओके, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा उस चीज के लिए, और वो चीज हम यहां पे समझेंगे। अब देखिए, ये बात हमने देख ली, कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या इनका कहना है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इट मींस दैट वही सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो प्लेटो स्टार्टिंग में सोच रहे हैं, हिज थॉट प्रोसेस वाज कन्फाइंड टू दिस फिलोसोफर किंग, और फिलोसोफर किंग ही उनके लिए सब कुछ है। फिलोसोफर किंग में वर्च्यू है, फिलोसोफर किंग सब कुछ जानता है, नॉलेज है, पूरा आइडिया है इस फिलोसोफर किंग को। फिलोसोफर किंग रीजनिंग से काम करता है, फिलोसोफर किंग भगवान की दुनिया से आया है, और फिलोसोफर किंग ही बताएगा कि गुड कैसे अचीव करना है। प्लेटो ने एक सिस्टम बता दिया था कि फिलोसोफर किंग ले आओ, वो अपने आप गुड लाइफ फैसिलिटेट कर देगा, क्योंकि वो जस्टिस भी करेगा, ठीक। फिलोसोफर किंग सब कुछ करने वाला है ना। जस्टिस कहीं और से नहीं आएगा, सब यहां से आएगा। गुड लाइफ वो सब यहां से आएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एंड प्लेटो ऑल्सो आउटराइटली रिजेक्टेड डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि ये जो कॉमन मासेस हैं, ठीक, आम जो जनता है, आम जनता बेसिकली इग्नोरेंट होती है, और इसीलिए इनको हम पावर नहीं दे सकते। तो आज की डेट में भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए थे कि सपोज कीजिए मुझे एग्जांपल देना था ब्री एग्जिट का, ठीक है। तो ब्री एग्जिट का पॉइंट मैंने बताया था आपको, दैट यूके बेसिकली मूव्ड आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक। अब इसको फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने करवाया रेफरेंडम।
अब रेफरेंडम में वोटिंग करवाते हो आप। अगर मुझे नॉलेज यूज करनी हो, अपना दिमाग लगाना हो, तो फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू दिस वॉज अ डिजास्टर। क्योंकि किसी सिस्टम से बाहर जाने का मतलब होता है आपको अपने सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज करने पड़ेंगे। सिर्फ आपके ही रेगुलेशन चेंज नहीं होंगे, जो आपके एरिया में इन्वेस्टर है उसके भी रूल रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे। पूरी कहानी यहां पे बदल जाएगी अगर आप इस तरीके से कुछ करते हो। सो दैट वॉज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट आम जनता वो तो अलग ही डोमेन में चलती है। आम जनता किस बेसिस पे वोट दे रही थी? यूके की जनता सोच रही थी कि हमारा कल्चर खतरे में पड़ रहा है ना। उनके लिए प्रायोरिटी थी कल्चर अंडर थ्रेट। ब्रिटेन का अपना सिस्टम है, वो थ्रेट में आ गया है क्योंकि बाहर से यूरोप से लोग आके यहां रहने लग गए। दैट वॉज देयर प्रायोरिटी एंड बिकॉज ऑफ दिस दे एंडेड अप विद दिस डिजास्टर ऑफ ब्रेक्जिट। बिल्कुल भी आसान नहीं था यह फैसला लेना। तो पहली कहानी तो यह होगी कि डेमोक्रेसी में एक तरीके से प्लेटो ने क्यों रिजेक्ट किया, बिकॉज आम जनता इग्नोरेंट होती है। ठीक है, अब दूसरा पहलू ही लेके चल रहे हैं। दी बेसिकली क्लासिफाइड कि रूलर होंगे, ऑक्सिलरी क्लास, सोल्जर क्लास, ठीक है, एंड देन प्रोड्यूसर्स। तीन सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड कर दिया। और इन्होंने एक चीज और बताई, इन्होंने कहा देखो ये कह रहे हैं कि फिलोसोफर किंग को स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन इन्होंने दिया है। ठीक, दैट व्हाई फिलोसोफर किंग नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक, अब ये कहानी बताते हैं। देखो होता क्या है, इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में टिमोक्रेसी, टिमोक्रेसी मींस रूल बाय ऑनर, मींस जो वॉरियर होते हैं, ठीक है, कि भी ऐसा होगा अगर आपका किंग वीक होगा, इफ योर किंग इज वीक, है ना, तो थोड़े टाइम के लिए जो उस एरिया में आसपास के वॉरियर होंगे वो आके सिस्टम को संभालेंगे। दैट वाज टर्म्ड एज टिमोक्रेसी। ठीक, ये याद रखना आपको, टिमोक्रेसी। टिमोक्रेसी से होगा क्या, उनसे भी कहानी नहीं समझेगी, वो आपका सिस्टम फिर दोबारा वीक हो जाएगा और अब आ जाएंगे ओलिगार्क्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ओलिगार्क्स आ जाएंगे, ओलिगार्क वहां पे राजपाट संभालेंगे। उसके बाद आ जाएगी डेमोक्रेसी, दैट इज मॉब रूल, आम जनता सड़क पे वो रूल करेगी। यहां पे फर्दर डिग्रेडेशन बताया है इन्होंने इसे। ठीक है, भी ओलिगार्की के बाद डिग्रेडेशन करके आप डेमोक्रेसी पे पहुंचोगे। अब जब जनता से राजपाट नहीं संभलेगा, फिर आ जाएंगे टायरेंट्स, कि एक कोई अथॉरिटेरियन रूलर निकलेगा और वो अपनी अथॉरिटी से सबको वहां पे राज करेगा। अगर आप मिडिल ईस्ट में देखिए ऐसा ही हुआ है। जहां जहां पे भी पहले सिस्टम्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी, इसी तरीके से हुआ। जब भी वहां पे रूलर या किंग वीक हुआ, आम जनता के हाथ में कमांड गई और उसके बाद टायरेंट्स और अथॉरिटेरियन रूल वाले लोग आके बैठ गए। आप सीरिया की बात कीजिए, बशर अल असद, ही वॉज दैट टायरेंट। सेम प्रोसेस से गुजरा है सब कुछ। लोग वहां पे भी किसी जमाने में सड़कों में उतरे थे। बशर अल असद के जो फादर हैं, वो बेसिकली जब पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी, रेवोल्यूशन टाइप आ रहा था, उसके बाद उन्होंने पावर अपने हाथ में ली थी एंड ही बिकेम दैट टायरेंट। सेम बाकी जगहों पे भी ऐसे चलता है। आप ईरान का उठा के देख लीजिए, शाह ऑफ ईरान के हाथ में पावर दी, शाह जैसे ही वीक हुआ, एक तरीके से ओलिगार्क्स आ गए, ये खोमीनी वगैरह आ गए, एंड देन फाइनली इट वाज हैंडेड ओवर टू वन पर्सन, अयतुल्ला खमीनी। ही इज, यू कैन से, कमांडिंग द सिस्टम देयर। दिस इज द एग्जांपल। जहां पे भी आपकी मोनार्की वीक हो जाती है, सिस्टम वीक होता है, क्योंकि उस समय पे मोनार्की थी, तो इस सीक्वेंस में डिग्रेडेशन होगा आपके स्टेट का, और ये नुकसानदायक है। इसीलिए उन्होंने कहा ये सब कुछ रोकने के लिए फिलोसोफर किंग का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हम इतिहास से उठा के क्यों नहीं सीखते हैं? आप मौर्यास को उठा के देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेंट्रलाइज सिस्टम से राज किया। अशोका, जब तक वो फिलोसोफर किंग था, स्ट्रांग था, पूरी एम्पायर को कंट्रोल करके रखता था। जैसे ही उनके यहां से वीकनेस दिखनी शुरू हुई, पूरी एम्पायर छिन्न भिन्न हो गई। यू टॉक अबाउट गुप्तास, जब स्टार्टिंग में विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, वो वहां पे थे, सेंट्रलाइज सिस्टम चलता था,
फर्म हैंड से वो राज करते थे, जैसे ही वो हटे सब छिन्न भिन्न हो गया। औरंगजेब फर्म, बट ही वॉज नॉट अ फिलोसोफर किंग, बट ही शॉड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाई है, वो हटती है तो इस टाइप की चीज आ जाती है। ये सिस्टम पूरी कहानी हमें समझनी है कि फिलोसोफर किंग किस लिए वहां पे राज कर रहा है। बेसिकली ही वांट टू अवॉइड दिस डीजेनरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इसीलिए फिलोसोफर किंग को स्ट्रेंथ के साथ राज करना चाहिए। लेकिन फिलोसोफर किंग कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई प्लेटो आल्सो केम अप विद दिस पॉइंट कि फिलोसोफर किंग अगर आपको नहीं मिल रहा है, हैव दिस सेकंड आइडिया, द सेकंड बेस्ट स्टेट विद स्ट्रिक्ट लॉज। जो एरिस्टोटल का फर्स्ट सजेशन है वो प्लेटो का सेकंड सजेशन है। एरिस्टोटल ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन से रूल करो, कॉन्स्टिट्यूशन से राज करो। यही बात प्लेटो थोड़े समय के बाद समझे थे और बोले थे कि भाई हां, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए अगर फिलोसोफर किंग नहीं मिल रहा तो, कि मिक्स्ड सिस्टम चलाओ, फिलोसोफर किंग प्लस दिस आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और बेस्ट मॉडल कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इन्होंने सजेस्ट किया था? दैट इज पॉलिटी, कि मिडिल क्लास आ जाए यहां पे, है ना, ये आगे बताया है इन्होंने। और ये कहते हैं कि आप फिलोसोफर किंग भी रखो और साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन भी चला लो, तो डेमोक्रेसी और मोनार्की साथ में चलाइए, ये सजेशन इनका था। तो आज की डेट में मोनार्की और डेमोक्रेसी कहां साथ में दिखती है आपको? कैन आई से ब्रिटेन? ब्रिटेन के अंदर वही तो है, डेमोक्रेसी और मोनार्की साथ में है। कनाडा, वो भी ब्रिटिश जो क्राउन है उनको अपना बॉस मानते हैं, उनको अपने लीडर मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया वो भी वैसा ही मानते हैं, न्यूजीलैंड वो भी वैसा ही मानते हैं, है ना। सो इट्स लाइक दैट, इट इज मॉडल्ड ऑन दिस थॉट प्रोसेस कि दोनों आइडियाज आप साथ में लेके चल सकते हैं। ये इनका सजेशन था। इसमें फायदे होते हैं, ठीक है, बट दिस वॉज हिज आइडियाज जो ऑलरेडी रिजेक्ट ही कर दिया गया था। रियलिटी तो यही है, किसको तो रिजेक्शन मिल ही गया था ना। तो एरिस्टोटल इसमें आगे लेके आते हैं बात को। इन्होंने कहा कि देखिए, बेस्ट इज दिस, हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका प्रेफरेंस में होना चाहिए। और इस प्रेफरेंस पे भी मुझे किसको प्रायोरिटी देनी है? पॉलिटी सिस्टम को। पॉलिटी का मतलब एक तरीके से मिडिल क्लास यहां पे पावर को संभालेगी। और क्यों मिडिल क्लास के हाथ में आप ये पावर दे रहे हो? क्योंकि मिडिल क्लास रीजनिंग करती है, सोच समझ के हर चीज को करती है। ये मिडिल क्लास की खासियत है। ये इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा जब आप मोनार्की लेके चल रहे हैं, मोनार्की मींस रूल बाय वन, कि भी कोई एक इंडिविजुअल आएगा, अब वो इंडिविजुअल जैसा होगा वैसा होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है ना कि वो ठीक होगा, बिल्कुल ही बेहतरीन होगा आपके लिए, है ना। तो कोई उसकी गारंटी हम बोल नहीं सकते। तो आप एक तरीके से रूल बाय वन चलाओगे एंड दैट पर्सन कैन बिकम अथॉरिटेरियन, कभी भी जो है चीजें बदल सकती हैं। ओके, पॉलिटी काउंटर टू दैट इज रूल बाय मैनी, और यहां पे रूल बाय मैनी में मिडिल क्लास आ रहा है ना, और मिडिल क्लास रीजनिंग वाली है। अब आप में से कई लोग बोलोगे सर डेमोक्रेसी भी तो थी। अभी डेमोक्रेसी इज अ मॉब रूल, क्योंकि इसके अंदर जो पुअर जनता है वो इग्नोरेंट है, वो इतने अवेयर नहीं है। हालांकि इंडियन कंटेक्स्ट में इसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट और एक्सेप्ट दोनों कर सकते हैं, प्लस माइनस, अगर मुझे इसका थोड़ा सा आपको जस्टिफिकेशन देना हो तो। अब देखो, ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन हम इंडियन डेमोक्रेसी को थोड़ा समझने की कोशिश यहां पे करेंगे, इंडियन डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट को थोड़ा लेके चलेंगे। तो देखिए 1947 के अंदर जब इंडिया इंडिपेंडेंस अचीव करता है तो इंडियंस को एक चीज बोली गई थी, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी थी, जहां पर डेमोक्रेसी इतने साल से फ्लरिश कर रही थी, वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया में राइस बाउल सिंड्रोम होगा, है ना। और ये कंटेक्स्ट उन्होंने किस लिए बोला? जब हमने अनाउंस किया कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे रहे हैं, कि हम सबको वोटिंग राइट्स दे रहे हैं। अब वो लोग कहते हैं कि देखो, पूरी दुनिया में अगर आप इतिहास उठा के देख लो, चाहे आप ब्रिटेन की बात कर लो, चाहे आप यूएस की बात कर लो, कहीं पे भी फ्रॉम द डे वन वोटिंग राइट्स सबको नहीं दिए गए थे। वुमेन को वोटिंग राइट्स इन्होंने बाद में दिए हैं, यूएस में अफ्रीकन अमेरिकन को वोटिंग राइट्स बाद में मिले हैं,
आप ब्रिटेन की बात कर लो, उधर भी वैसा सिस्टम था कि स्टार्टिंग में आम जनता वोट नहीं करती थी। स्टार्टिंग में वोट करने की पावर किसको दे रखी थी उन्होंने? जो बेसिकली लैंड होल्ड करते थे, ठीक है, लैंडलॉर्ड क्लास थी, वो वोट करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उनको वोटिंग की अथॉरिटी उन्होंने दे रखी थी। ग्रेजुअली उन्होंने आम जनता तक वो किया है। क्लियर? अब ये स्टार्टिंग में ये बोला जाता था कि इंडियंस जो हैं वो गलती कर रहे हैं, एक पुअर आदमी को, ठीक है, गरीब इंडिविजुअल को वोटिंग राइट दे रहे हो आप। हमारे यहां तो बिल्कुल दिया गया फ्रॉम द डे वन। तो लोग ये कहते थे कि ये एक वोटर एक बाउल राइस के लिए अपना वोट बेच देगा। मुझे आप बताओ, कुछ हद तक ये बात सही लागू होती है, क्योंकि हमारे यहां इलेक्शन के अंदर मनी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शंस में ये चलता है आज की डेट में भी। वोट खरीदे जाते हैं, वोट इसलिए खरीदे जाते हैं क्योंकि वोट बिकते हैं। तो ये पॉइंट समझना है यहां पे। तो जिस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया था वही चीज यहां पे हमें दिखती है कहीं ना कहीं। इसलिए इसको एक कंसर्न के तौर पे देखा गया था कि स्टार्टिंग में आप सबको तो वोटिंग राइट आप नहीं दे सकते हो, है ना। इसीलिए डेमोक्रेसी को हम ये मान के चलते हैं कि इट इज अ रूल बाय पुअर, और पुअर इग्नोरेंट होता है, क्योंकि यहां से वही इग्नोरेंस दिख रही है। जो इंडिविजुअल अपना वोट बेच रहा है मतलब वो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस में जी रहा है। वो ये नहीं समझ रहा कि उसके वोट की पावर कितनी है, कितनी ताकतवर ये चीज है जो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए जो हमें वोट करना चाहिए। दैट फेलो इज नॉट रियलाइजिंग दिस। सो दैट इज द फर्स्ट कंक्लूजन दैट वी आर, यू कैन से, मेकिंग आउट ऑफ इट। तो डेमोक्रेसी को तो इसीलिए इन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। ठीक। दूसरी कहानी आप समझिए कि देखिए, टायरनी जो होती है, मोनार्की जब डिग्रेड हो जाएगी तो वो टायरनी बन जाएगी। मोनार्की का जो होता है, आप मानेंगे कि उसका जो पुअर वर्जन होता है दैट इज योर टायरनी, मतलब करप्ट वर्जन टायरनी होता है मोनार्की का। और एरिस्टोक्रेसी का करप्ट वर्जन हो जाता है ओलिगार्की। ओलिगार्की में क्या है, कुछ एक इंडिविजुअल्स हैं, ओलिगार्क्स हैं, वो अपने फायदे के लिए काम कर रहे होते हैं, वो राज चला रहे होते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, दूसरे का कोई फायदा उन्होंने नहीं देखना होता। आम जनता का फायदे के लिए वो काम नहीं करते, उनका अपना एजेंडा होता है, वो अपने एजेंडे को सिद्ध करने के लिए चल रहे होते हैं। क्लियर? दैट इज द ओलिगार्की। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो ओलिगार्की में मुझे मान लीजिए एग्जांपल देना हो ईरान का, ठीक है। तो ईरान हैज अ काउंसिल, काउंसिल के ऊपर सुप्रीम लीडर उन्होंने बना दिया खमीनी, बट दिस इज हाउ देयर सिस्टम वर्क्स। दे हैव अ काउंसिल, और बेसिकली उस काउंसिल का एफिलिएशन रिलीजन से ज्यादा है। जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो बेसिकली ईरान में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फॉरेन पॉलिसी। सो दे आर लाइक दोज ओलिगार्क्स जो बैठे हुए हैं, जिनका एजेंडा आम जनता की भलाई है ही नहीं। उनका एजेंडा उनका रिलीजन है, वो उसी आइडिया पे चल रहे हैं, उसके लिए चाहे यूएस के सैंक्शंस लग रहे हैं वो उसके भी परवाह नहीं कर रहे हैं। आम जनता परेशान हो रही है, दे आर नॉट केयरिंग अबाउट इट। क्लियर? तो ये इस तरीके से चल रहे हैं, दे आर लाइक एलिट्स, है ना, वो एलिट्स हैं वहां के। इस कहानी में चलाया जाता है। वैसे नॉर्मली जब हम एरिस्टोक्रेट से ओलिगार्की की तरफ जाते हैं, एरिस्टोक्रेसी से, एरिस्टोक्रेसी बेसिकली द टॉप रिच एलिट्स, वो भी कंट्रोल करने लग जाते हैं कई जगहों पे पावर को, और उन्हीं का ही आप बोल सकते हैं कि डिग्रेडेड वर्जन आप बोल लीजिए, ओलिगार्क्स बनते हैं। बट देयर एजेंडा इज नॉट वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने नेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, दे आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट देयर वेल्थ। अपनी वेल्थ के बारे में ही उन्होंने सोचना है, उसके बियॉन्ड वो नहीं सोचेंगे। इसलिए इन आइडियाज को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सो दैट्स व्हाई द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो सजेस्टेड था वो था पॉलिटी, कि भाई ये मिडिल क्लास है और ये मिडिल क्लास चीजों को जानते हैं, ठीक है, आप बैलेंस कर पाओगे। मिडिल क्लास स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और स्ट्रॉन्ग अगर यहां पे मिडिल क्लास होगी, इट विल बी एबल टू प्रिवेंट रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन मींस एब्रप्ट चेंज, है ना। स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास होगी तो वो चीजों को डिस्कस करेगी, वो पार्टिसिपेट करेगी, वो प्रोटेस्ट करेगी, बट वो रेवोल्यूशन नहीं करेगी, वायलेंस नहीं होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इंडिया के अंदर जब हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, सो इट मींस दैट
हमारे यहां पे आज की डेट में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्ट्रांग है, कोई अपने मन से चीजों को नहीं कर सकता है, सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव है। तो टेक एग्जांपल ऑफ दिस फार्म लॉज, ये वापस क्यों लेने पड़े थे? बिकॉज देयर वर कॉमन मैन हु वर डिमांडिंग समथिंग एंड द पावर हैज टू डिलीवर, पावर इन द सेंस गवर्नमेंट हैज टू डिलीवर, उनको वो डिलीवर करना पड़ा। ठीक है, ये आइडिया इन्होंने बोला है। एंड देन यू कैन से एरिस्टोटल वाज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द प्लेटोज आइडिया ऑफ कम्युनिज्म। तो जो कम्युनिज्म के आइडिया को प्लेटो ने सजेस्ट किया था कि प्रॉपर्टी खत्म कर दो, तो मैंने आपको भी समझाया कि भाई थोड़ी बहुत तो भाई प्रॉपर्टी मोटिवेशन के लिए ना, उन सब फैक्टर्स के लिए जरूरी है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, कॉन्फिडेंस आता है, इंसान और ज्यादा काम करता है। लेकिन प्लेटो वाज यू कैन से कम्युनिस्ट इन हिज थॉट प्रोसेस कि भाई हटाओ ये सब कुछ, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, फैमिली नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने बाद में समझा कि ह्यूमन नेचर है, हम इमोशनल बीइंग हैं, हमें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, इसीलिए एरिस्टोटल के आइडियाज थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आते हैं। ये कहानी है यहां पे। ठीक, नाउ व्हेन इट कम्स टू यू कैन से अप्लाइंग दिस थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जैसा मैंने बताया कि थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली दे वर डिबेटिंग अबाउट सेम थिंग, वही कहानी की डिबेट चल रही है। ठीक है, कि बेस्ट क्या है और वर्स्ट क्या है। तो इधर भी उन्होंने एक बात बोली कि बेस्ट तो है मोनार्की, कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्की ले आओ, ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि ये एक तरीके से डिसाइसिव रहेगी, कंट्रोल्ड रहेगी। ये मोनार्की तभी बेस्ट होगी जब फिलोसोफर किंग होगा, बट अगर फिलोसोफर किंग नहीं होगा ये टायरनी में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। दैट इज द फाइनल कंक्लूजन कि भाई आपका जो फिलोसोफर किंग आएगा वो एक तरीके से करप्ट हो जाएगा। अगर वो करप्ट नहीं होता देन इट इज फाइन, बट इफ दैट इज हैपनिंग प्रैक्टिकली इट विल टर्न इनटू टायरनी। यू मे बी थिंकिंग कि ये बेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्की आप लेके आ रहे हो, इसको बेस्ट मान रहे हो, वो एप्लीकेबल है। फिलोसोफर किंग के ऊपर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बिठा दो, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली लॉ है ये, ओके, ये सुप्रीम लॉ हो जाएगा। और ये सुप्रीम लॉ किस तरीके से काम करेगा? ये विजडम ऑफ मैनी है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत लोगों का दिमाग लगा होता है। ठीक, और यहां पे आप रूल बेस्ड सिस्टम बना रहे हो, इसीलिए इसकी जरूरत है ना। ये चीज यहां पे सजेस्ट की गई है। एंड बेस्ट जो आइडिया इन्होंने दिया दैट इज पॉलिटी। अब पॉलिटी क्या है ना, दो एक्सट्रीम्स के बीच में एक सॉल्यूशन है। तो जो एरिस्टोटल ने गोल्डन मीन का कंसेप्ट दिया था कि भी बीच का रास्ता अपनाओ। अब दो एक्सट्रीम क्या है यहां पे? सो गोल्डन मीन में अगर आप पॉलिटी को समझेंगे कि एक तरफ तो हो गई डेमोक्रेसी, ठीक, और डेमोक्रेसी मतलब इग्नोरेंट लोग हैं ये, इनको तो इनके भरोसे जा नहीं सकते, मतलब रूल बाय मॉब है ना ये, तो उस कंटेक्स्ट में देखेंगे। तो इसके बीच में आप जो है वो पॉलिटी को लेके आ रहे हो, और दूसरी तरफ आपकी तरफ है दैट इज ओलिगार्की। ठीक, कुछ इंडिविजुअल, फ्यू इंडिविजुअल्स, यहां मैनी इंडिविजुअल्स, यहां पे पढ़े लिखे मैनी इंडिविजुअल्स। तो ये बेस्ट मॉडल हमने समझ में आया और इसीलिए इन्होंने सजेस्ट भी किया। ठीक, और डेमोक्रेसी को तो इन्होंने बहुत ही खराब बोला था, है ना, कि आप एक तरीके से वर्स्ट में लेके आओगे। टायरनी वर्स्ट है, डेमोक्रेसी सेकंड वर्स्ट हो जाएगी। टायरनी से, अत्याचारी से तो कोई बुरा है नहीं, ठीक है, वर्स्ट फॉर्म में टायरनी आ गई, सेकंड वर्स्ट में आ गई डेमोक्रेसी, क्योंकि ये बेसिकली डिग्रेड होके क्या बनेगी, हमने देखा था डिग्रेडेशन वाला पॉइंट। तो डिग्रेड होके आपकी डेमोक्रेसी, जो आम जनता का राज सो कॉल्ड आप कह रहे हो, वो बनेगा क्या एट द एंड ऑफ द डे? वो टायरनी बनेगा। इसीलिए ये आइडियाज इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, और इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई आप जो है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आओ, ओके, और उसके सहारे जो है आप चीज़ों को आगे बढ़ाओ। एंड दिस आर्ग्यूमेंट वाज मेड, और यहाँ से भी समझ में आता है ये उसका जस्टिफिकेशन है, और हम इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में आप ये कैसे देखते हैं। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस इन जियोपॉलिटिक्स, उसको थोड़ा समझने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो सपोज कीजिए व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यू कैन से क्लासिफिकेशन, रूल बाय वन, रूल बाय फ्यू, रूल बाय मैनी, ठीक है, ये आइडिया इन्होंने दिया था।
और इसी आइडिया के अंदर जो हम लेके चलते हैं, गुड फॉर्म में मोनार्की, मोनार्की जब बुरी हो जाएगी तो वो टायरनी बन जाएगी, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुछ एक इंडिविजुअल्स हैं, पैसा कमाने वाले एलिट्स हैं, ठीक है ना, एलिट्स, वो ओलिगार्की में बना देंगे, मतलब वो कार्टल बना लेंगे, लूटपाट वाला काम शुरू हो जाता है, वो किसी को इसमें घुसने नहीं देते, वो अपने ही चलाते हैं फिर। देन पॉलिटी का वर्स्ट आपने बोला कि डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। पॉलिटी बेस्ट फॉर्म में मानी और डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म में मानी इन टर्म्स ऑफ रूल बाय मैनी, इस कैटेगरी में। तो ये हमने डिवाइड कर लिया यहां पे। अब अगर मुझे आइडियाज ग्लोबल पॉलिटिक्स में लगाने हो, मोनार्की का मतलब मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, मोनार्की का मतलब मैं लेके चल रहा हूं यहां पे बेनेवलेंट, ठीक, बेनेवलेंट, आई एम यूजिंग द टर्म बेनेवलेंट अथॉरिटेरियनिज्म या बेनेवलेंट हेजिमन, है ना। तो बेनेवलेंट हेजिमन मान के चल रहा हूं, मतलब ये आम जनता का भला करना चाहता है, ये इंसान ऐसा राजा है, अशोका, है ना, बेनेवलेंट हेजिमन। कंट्रोल पावर एक ही एंटिटी के हाथ में है, बट वो आम जनता का भला करना चाहता है, ठीक। और टायरनी में आपको दिखेगा अथॉरिटेरियन, कि भी ये सेंट्रलाइज्ड भी है और लोगों का बुरा भी करता है। तो टायरनी में आप बशर अल असद की बात कर सकते हो। क्यों मैं बोल रहा हूं बशर अल असद? सोच के देखो, अपने ही लोगों के अगेंस्ट उन्होंने गैस का प्रयोग किया था, 1,500 बच्चे मर गए थे सीरिया में, दैट हैड हैपेंड, थिंक अबाउट इट, ठीक है। प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए क्या ऐसा करना ठीक है क्या? या हम बात करते हैं चाइना की, है ना। तो चाइना में देयर वाज दिस इंसिडेंट दैट हैड हैपन, तिएननमेन स्क्वायर है वहां पे, उन्होंने आम जनता के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर टैंक छोड़ दिए थे, मार दो इनको। कई लोग कहता है 2,500 लोग मरे, कोई लोग कहता है 20,000 लोग मरे, बट वट एवर इज द नंबर, इवन इफ इट इज 2,500, 2,500 वो भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को मार देना, अपने ही देश के स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्लियर, क्योंकि पावर एक ही आदमी के हाथ में थी। दैट इज द पॉइंट हियर, ये टायरनी बन जाती है यहाँ पे। तो आपको एग्जाम्पल यहां पे दिखेंगे कि भाई सोच के देखिए, रशिया आज एक्सपेंशनिज्म पे है, रशिया आज एक्सपेंशनिज्म पे है, इसलिए वॉर कर रहा है। एक्सपेंशनिज्म पे क्यों है? क्योंकि पुतिन है वहां पे, एंड पुतिन इज टर्निंग टू बी अथॉरिटेरियन, ओके। सो अगर आप ये सोचते हो कि यूक्रेन पे हमला करना, है ना, अगर ये रॉन्ग है, और वॉर करना, अपने देश के मतलब 30-40 हजार सैनिक मारे जा चुके हैं, दैट इज द सिचुएशन। तो ये किस लिए हुआ है? क्योंकि आपने पावर सेंट्रलाइज कर दी है एक आदमी के हाथ में। या नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में डिक्लेयर्ड है कि रेजीम ही प्रायोरिटी है वहां के लोगों के लिए। वो लोग भूखे रहते हैं, खाने को रोटी नहीं होती, बट स्टिल दे मेंटेन थिंग्स लाइक दैट। सो दैट इज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू कि कैसे आपकी मोनार्की टायरनी में कन्वर्ट हो गई है यहां पे, है ना। एग्जाम्पल दिखा हमें, ओके। अब यहां पे अगर मुझे एरिस्टोक्रेसी का एग्जाम्पल बताना हो, तो एरिस्टोक्रेसी में क्या मैं एलीट मेटीरियलिज्म डाल सकता हूं? एक पॉइंट, सॉरी, एलीट मल्टीलेटरलिज्म, ओके। नाउ यहां पे आप एलीट मल्टीलेटरलिज्म देख रहे हो, तो बेसिकली हम मल्टीलेटरल वर्ल्ड क्यों चाहते हैं? कि कुछ लोग पावर अपने हाथ में रखें, दैट इज एरिस्टोक्रेसी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल अफेयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यू पावरफुल कंट्रीज, ओके, फ्यू पावरफुल, है ना, कि वो चीजों को अपने हाथ में रखेंगे, दैट इज द मल्टीलेटरलिज्म, क्लियर। तो ये G7 जैसे ग्रुप्स बनते हैं, है ना, G7 इज दैट ग्रुप, सारे पैसे वाले हैं उसमें, डेमोक्रेसीज हैं, है ना, दे आर देयर एज एलिट्स, ओके। ओलिगार्की में आप बोलेंगे उसका वर्स्ट वर्जन होता है, और ये लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए होते हैं। तो भी आज तक तो कोई ऐसा ग्रुप मुझे नजर नहीं आया जिसमें ओलिगार्की जो है यहाँ पे बनी हो, और इंटरनेशनल लेवल पे जो ऐसी दिखी हो जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये सभी लोग करते थे। लेकिन पास्ट में मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं,
पास्ट में एक इंसिडेंट हुआ है दैट हैपेंड बेसिकली इन लेट 19th सेंचुरी, और वो इंसिडेंट बोला जाता है स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। ठीक, तो बेसिकली इन्होंने किया क्या, ये सभी यूरोपियन पावर्स मिले, टेबल पे बैठे, मैप पे स्केल से लाइन बनाई और बोला ये फ्रांस का, ये जर्मनी का, ये इटली का, ये स्पेन का, ये पोर्चुगल का, दे डिवाइडेड अफ्रीका फॉर द रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। दैट बिहेवियर वाज ओलिगार्की। तो यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनीज के लिए पूरे अफ्रीका को आपस में बांट लिया था। ये ओलिगार्की का एग्जांपल है। क्लियर? वर्स्ट फॉर्म में है ना। G7 तो गुड फॉर्म में माना जाएगा, वर्स्ट फॉर्म में ओलिगार्की जो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हुआ था, दैट एग्जांपल यू शुड नो हियर। या प्रेजेंट में अगर मुझे बात करनी हो तो ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जो ऑयल पे जो उसकी जो प्राइसिंग है उसको कंट्रोल करते हैं, नाउ दे डिसाइड एंड दे मैनिपुलेट द प्राइसेस। इट्स अ ग्रुप ऑफ ओलिगार्की। वर्स्ट का एग्जांपल है ये, कि आप इसको समझती है। चलिए, ये एग्जांपल्स इंटरनेशनल लेवल पे दिखते हैं हमें। ओपेक जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगार्कियल बिहेवियर। ठीक है, अब पॉलिटी की जहां पे बात कर रहे थे, अब देखिए बैलेंस्ड पावर, बैलेंस सिस्टम है यहां पे। तो पॉलिटी में तो हम यूनाइटेड नेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, यूएन के लेवल पे सभी अच्छे से चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। यूएन जनरल असेंबली बेसिकली गुड फॉर्म में इट इज एग्जिस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से चलती है कहानी। अभी एक तरीके से पूरे एस्पेक्ट में मोब रूल लेके आना, ये डोमेस्टिक लेवल पे तो पॉसिबल है कि डोमेस्टिक लेवल पे डेमोक्रेसी कभी कभी पॉपुलिज्म की तरफ लेके जाती है, रॉन्ग डिसीजन की तरफ लेके जाती है, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे जरूर। ठीक है, बट इंटरनेशनल लेवल पे तो हम यही मान के चलते हैं कि एक तरीके से पॉलिटी जैसा सिस्टम है, देश है बैलेंस्ड। आज की दुनिया में हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, पावर अलग अलग सबकी जहाँ पे बट रही है धीरे धीरे, है ना। तो वो थोड़ा और सिस्टमेटाइज हो गया, इगैलिटेरियन हो गया है हमारे यहाँ पे। तो ये इसीलिए इसको आप वर्स्ट फॉर्म में नहीं लेके चलते हो। ऐसा नहीं है कि देश रैंडमली कुछ भी किए जा रहे हैं, सोच समझ के फैसले लेते हैं। यहाँ पे रीजनिंग यहाँ पे डोमिनेट करती है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे तो कम से कम ये पॉलिटी जैसी एस्पेक्ट जो है ये विजिबल हो जाती है। तो उस एंगल को थोड़ा समझते हुए चलना है। ये इन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स सजेस्ट की थी। ठीक है, और उसी को ही हम समझ के चलेंगे। अब इसके कुछ एक और एग्जाम्पल आप समझिए जो हमें देखने को मिलते हैं, जो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं बेसिकली, कि भाई एक तरीके से आप पॉलिटी को बेस्ट मानते हो, है ना, कि बाकी सबसे तो ये बेस्ट है। ओलिगार्की का जो मुझे और एग्जाम्पल यहाँ पे मिले जो मैंने यहाँ पे ऐड किए, दैट इज P5 कंट्रीज। अब ये जो P5 कंट्रीज हैं बेसिकली इनको वीटो पावर मिली हुई है। ये P5 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन होता है उसको ये वीटो कर सकते हैं। इवन जो यूएन जनरल असेंबली का कोई भी डिसीजन होगा ये उसको भी वीटो कर सकते हैं। वीटो का मतलब है स्टॉप। हर एक इंडिविजुअल P5 कंट्री के पास ये पावर है। और ये कंट्रीज कैसे बिहेव करते हैं, ये अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वीटो वगैरह करते हैं। मतलब आपके सामने का एग्जांपल है कि चाइना, है ना, तो चाइना वीटो करता है पाक बेस्ड टेररिस्ट को बचाने के लिए। ओके, ये आप समझ लो, इस तरीके से चलता है। अब चाइना क्यों पाकिस्तान के टेररिस्ट को बचाएगा, और जब हम पूछते हैं कि व्हाई चाइना इज सेविंग पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, तो चाइना बोलता है ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। इस तरीके की बात वो बोलते हैं। तो बहुत फ्लॉज हैं इसके अंदर, बात बनती नहीं है यहां पे। और इसीलिए बोला जाता है कि भाई आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके आओ, इसको थोड़ा डेमोक्रेटाइज करो। और हम बोलते हैं जब पॉलिटी जैसी चीज लेके आते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करो ताकि उसमें और मेंबर ऐड किए जा सके। ब्राजील, है ना, अफ्रीका से मेंबर आए, इंडिया वहां पे ऐड अप हो, जापान, है ना, देयर इज अ नंबर G4 कंट्रीज बने हुए हैं ना, जर्मनी, इंडिया, जापान, ब्राजील। सो दे डिमांड यूएनएससी रिफॉर्म। तो हमें भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। या वीटो वाला सिस्टम आप हटा दो बिल्कुल ही,
कि वीटो के लेवल पे कोई चीज डिसाइड नहीं होगी कि 5 परमानेंट मेंबर हो गए और यहाँ पे 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर जैसे हैं यूएनएससी के अंदर, लेकिन वीटो वाला सिस्टम आप हटा दोगे कि उन पांचों के पास वो जो एडिशनल पावर है ना वो बहुत खतरनाक है, वो चीज हमें नहीं चाहिए। तो वैसा आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा सिस्टम। या फिर आप देखिए ऑलरेडी बन रहा है, ब्रिक्स भी एक्सपैंड कर रहा है, G20 भी है हमारे सामने। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दिस, द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर इगैलिटेरियन। वो पॉइंट हम यहां पे अचीव कर रहे हैं और उसी चीज को यहां पे हाईलाइट किया जा रहा है। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि भैया ये बेस्ट आइडियाज हैं जो आप इसको एप्लीकेशन पे लेके आ सकते हो। अब यहां पे और कंटेक्स्ट में अगर मुझे ऐड करना हो कि किन और चीज़ों को मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, सो ये हमने देख लिया है यहाँ पे। ओके, अभी और पॉइंट में आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये डिग्रेडेशन होता है, वही पॉइंट है यहाँ पे। ओके, और मैंने एक एग्जांपल आपको वो बेनेवोलेंस मोनार्की का बताया ना, तो उसके अंदर आप देखिए यूएस यूनिपोलर वर्ल्ड, जब यूएस डोमिनेट कर रहा था, ठीक, तो इट वॉज अ बेनेवोलेंट मोनार्की। क्यों? यूएस डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा था पूरी दुनिया के अंदर, तो बेनेवोलेंट था, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने की बात कर रहा था, है ना, तो इट लुक लाइक अ बेनेवोलेंट मोनार्क। तो जो बेनेवोलेंस का एग्जांपल है दैट इज यूएस। बट व्हाट हैपेंड, हुआ क्या एट द एंड ऑफ द डे, डिग्रेड हो गया ना, फिर वो टायरेंट बन गया। टायरेंट कैसे बना? स्टार्टेड वॉर, इराक वॉर स्टार्ट कर दिया, धोखा देके इराक वॉर स्टार्ट किया। धोखा ही था ना कि भी इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसकी अफवाह फैलाई गई। ओके, सो इट स्टार्टेड दिस, और बोला क्या कि WMDs है, सद्दाम हुसैन की वहां पे तख्ता पलट करना था। ये कह के कि वहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है पूरी दुनिया के अंदर, ये बताया गया कि सद्दाम हुसैन ये बना रहा है, वो बना रहा है, वगैरह वगैरह, और एक तरीके से अटैक कर दिया गया वहां पे। सो इट बिकेम टायरेंट। तो जो एग्जाम्पल है कि कैसे बेनेवोलेंट मोनार्क टायरेंट बन जाता है, वॉर करने लग जाता है, अत्याचारी बन जाता है, उसका ये एग्जाम्पल है। ओके, तो आप इसको लिख लीजिएगा, मतलब आप कभी जरूरत पड़ती है हमें, ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते नहीं है। सो सेम आप देखिए कि भाई पॉलिटी और मॉब रूल की इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ब्रिक्स को हम एक तरीके से एरिस्टोक्रेसी के साथ भी देख सकते हैं या ओलिगार्की के साथ भी देख सकते हैं। ये सवाल है कि क्या ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स कंट्रीज, वो एरिस्टोक्रेसी में काउंट होगा या ओलिगार्की में काउंट होगा, क्योंकि लिमिटेड कंट्रीज ही हैं इसके अंदर, सभी के लिए नहीं है ब्रिक्स भी, है ना, नॉट फॉर ऑल। अदरवाइज सबके लिए करना था तो नॉन अलाइनमेंट इसके अंदर रिवाइवल पे काम कर लेते। व्हाई वी हैड टू गो फॉर दिस ब्रिक्स वाला आइडिया? तो ये सवाल है कि क्या ये एक तरीके से एरिस्टोक्रेसी पे जा रहा है या ओलिगार्की पे जा रहा है, मतलब बुरा करेगा या फायदा करेगा। अभी तो यही है, हम इसके अंदर बात करते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन की, यह बात करते हो ना आप, है ना। अब यही बोल रहे हैं ना कि ब्रिक्स बेसिकली इस आइडिया पे बेस्ड है, लाइक माइंडेड डेवलपिंग इकोनॉमीज वो सब साथ में आ रही हैं, वी से दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट प्रैक्टिकली क्या है, ब्रिक्स के हालात क्या है? सबसे बड़ा है इसके अंदर चाइना इज 17% ऑफ जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी की बात हो रही है यहां पे। सेकंड नंबर पे है इंडियन इकोनॉमी, नाउ इंडिया इज 3% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। थर्ड इज रशिया इज 2% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। बाकी तो विजिबल ही नहीं है। सोच के देखो ना कितना असिमेट्री है इसके अंदर, मतलब हम कुछ भी बोल रहे हैं, इट इज गोइंग टू फंक्शन चाइना सेंट्रिक। दूसरा एग्जांपल हम बोलते हैं कि ब्रिक्स के अंदर हमने बनाया एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक से ज्यादा कंपटीशन आता है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। अब एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज बेसिकली चाइना लेड, ये चाइना इसमें लीड कर रहा है, तो वो इसी पे फोकस करेगा ना, वो आपके एनडीबी पे थोड़ी ना फोकस करेगा। तो इसीलिए इस पे भी डाउट आता है और ये सवाल बनता है कि क्या ये एरिस्टोक्रेसी मतलब फायदे के लिए काम कर रहा है दुनिया के लिए, या ओलिगार्की बन जाएगा कि ये ब्रिक्स कंट्रीज साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे। अब ये साथ में मिलकर क्या डिबेट कर रहे हैं? डी डॉलराइजेशन लेके आएंगे। ओके, लेकिन डी डॉलराइजेशन के नाम पे कौन सी करेंसी को प्रमोट करने की बातचीत चल रही है?
दैट इज युआन। नाउ क्या फर्क पड़ेगा इसमें? डी डॉलराइजेशन के नाम पे अगर आप चाइनीज करेंसी को प्रमोट कर दोगे या इवन रशियन रूबल को भी प्रमोट कर दोगे, ओके, बट इज इट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन? डोंट यू थिंक कि एक डॉलर की डोमिनेंस खत्म करके हम रूबल की डोमिनेंस लेके आएंगे या चाइनीज डोमिनेंस लेके आएंगे, कि एक डोमिनेंस खत्म करके दूसरी डोमिनेंस पैदा कर रहे हो आप? सो दैट्स व्हाई दिस फंडामेंटल क्वेश्चन इज रेज्ड ऑन दिस पॉइंट कि ब्रिक्स सही मायने में एरिस्टोक्रेसी है या फिर ओलिगार्की है। ओके, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है अभी तो, बट यहां पे जो सजेशन दिया जाता है, एरिस्टोटल जो बताते हैं यहां पे कि मिडिल पावर्स को स्ट्रेंथन करो आप, दैट इज द पॉलिटी आइडिया, है ना? ये आइडिया है पॉलिटी का कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी को एक्सपेंड कर दो और इसके अंदर जो ये G4 कंट्रीज हैं, ओके, ये बोला जाता है ना, ये G4 कंट्रीज, G4 में बेसिकली आपके इंडिया हो गए, ओके, ब्राजील हो गया, जापान हो गया एंड जर्मनी हो गया। नाउ दीज आर क्वाइट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज, आप इनको लेके आओ यहाँ पे, क्या दिक्कत है इसमें? ये देखिए, जर्मनी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, जापान अभी बोला जा रहा है कि इंडिया ने टेक ओवर कर लिया तो अभी 5th नंबर पे है, इंडिया 4th नंबर पे है। तीन बड़ी इकोनॉमीज तो यहाँ पे आ रही है ना आपके सामने, दे आर क्वाइट इन्फ्लुएंशियल। Why can't we have, you can say, working system like this? तो बढ़िया, आप इसको प्रमोट कीजिए। आप सिंगल एंटिटी पे क्यों जाते हैं? आप G20 के लेवल पे काम करो ना। कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है G20, बहुत सारे कंट्रीज हैं, सारे बढ़िया कंट्रीज हैं इसमें, ओके, बहुत बढ़िया आइडिया है ये। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपोलैरिटी, इसकी तरफ जाओ आप। क्यों आपको चाहिए कि एक यूएस होगा या चाइना होगा? वी वॉन्ट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, सभी एंटिटीज आ जाएंगे यहां पे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इंटरनेशनल सिस्टम में हमने रूल ऑफ लॉ बनाया है उसको लागू करवाओ, उसको फॉलो करवाओ, चाहे वो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो, चाहे वो आपके बाकी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो रूल ऑफ लॉ का आइडिया है, ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात आ गई इसमें। कैन वी लिंक इट विद दिस? ओके, जो एरिस्टोटल ने कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का राज करवा लो आप, दैट इज, you can say, best idea which was suggested। तो जब आप ये करते हो ना, तो आप एक तरीके से जस्ट स्टेबल ऑर्डर क्रिएट करोगे जिसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, बहुत बढ़िया तरीके से वो सिस्टम चलेगा। दैट्स व्हाई दिस आइडिया इज सजेस्टेड। ठीक, अब इसी कहानी पे हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम बेसिकली बात करेंगे आइडिया ऑफ जस्टिस की। आइडिया ऑफ जस्टिस क्यों हमें पढ़ना होता है वो भी जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाकी हम आइडियाज पढ़ने वाले हैं, दैट इज, यू कैन से, रेवोल्यूशन और वो सब, वो इसी पे ही लिंक्ड अप है। रेवोल्यूशन, आवाज उठाना, आवाज तभी उठाई जाएगी जब इनजस्टिस होगा। तो इस एस्पेक्ट को समझने के लिए हमारे लिए ये जस्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हमने यहां पे रेक्टिफैक्टरी काम दिया और एक डिस्ट्रीब्यूटरी एस्पेक्ट लेके चला। रेक्टिफाई करना या रेक्टिफिकेटरी जो जॉब दिया है, जिसके अंदर एडजुडिकेशन का काम आता है ना, कि किसी एक इंडिविजुअल के साथ गलत हो गया तो उसको आप सही करोगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल पे आप लेके आओगे, वो जुडिशरी को हमने काम दिया है इसमें। और जो इसमें पनिशमेंट होगी, दैट इज इन प्रोपोर्शन टू द हार्म डन टू द सोसाइटी। क्लियर? प्रोपोर्शनेट होगी जो इसमें जो पनिशमेंट होगी, सेम नहीं होगी। अब आप इसका एग्जांपल देखिए, एक होता है मर्डर और एक होता है एक्सीडेंटल डेथ, टू आर डिफरेंट। ठीक, एक्सीडेंटल डेथ में जो आपको सजा होगी दैट विल बी फॉर से 5 years। मर्डर में आपको सजा हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, दैट कुड बी देयर, या आपको कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी हो सकती है, ओके। लेकिन एक्सीडेंटल डेथ में मान लीजिए आपकी गाड़ी से कोई जो है आके टकरा जाता है, तो उसमें पनिशमेंट डिफरेंट है। क्यों है ये डिफरेंट? क्या है इसके अंदर डिफरेंस? इसके अंदर हार्म, इसमें भी डेथ हो रही है, इसमें भी डेथ हो रही है, लेकिन जो डिफरेंस यहां पे नजर आ रहा है दैट इज इंटेंट। तो एक्सीडेंटल डेथ में किसी का इंटेंट नहीं होता मारने का। मर्डर में क्योंकि इंटेंट है मारने का, सामने वाले को पता है कि मैं इसको मारने वाला हूं, इसलिए वो मर्डर होगा। ये डिफरेंस आ जाता है।
क्लियर? इसीलिए सजाएं अलग हैं यहां पे, ये पॉइंट समझना जरूरी है। तो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस में जो आप जा रहे हो, इन एस्पेक्ट्स को लेके चलना है। पीपल विद इक्वल मेरिट आर टू बी ट्रीटेड इक्वली। जहां पे दोनों के सर्कमस्टांसेस और एस्पेक्ट्स डिफरेंट है, वहां पे आप अलग लेके चलेंगे। बहुत से ऐसे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे इस टाइप के, ठीक है? जैसे जुवेनाइल के लिए अलग से सिस्टम में, उनके लिए अलग से कानून के तहत चला जाएगा, और एक कोई 18+ इंडिविजुअल है, उनके लिए अलग से कानून हम जो है बना के चलेंगे। मतलब अगर कोई जुवेनाइल मर्डर करता है, 14-15 साल का कोई इंडिविजुअल है, वो मर्डर कर रहा है यहाँ पे, तो उसको सुधार गृह में भेजा जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस होम होता है, उसमें भेजा जाता है उनको, है ना? वो अलग सिस्टम वहां पे बनाया हुआ है हमने। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। अब आप इसके अंदर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी जस्टिस की, दैट इज यू कैन से इक्विटी होनी चाहिए भाई, कि भी इक्विटी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, सब में बराबर बराबर बंटना चाहिए, ठीक है? प्रोपोर्शन, रिवॉर्ड इन प्रोपोर्शन टू द कंट्रीब्यूशन, दैट इज एन आइडिया। कई आइडियाज हम जब चलते हैं, इसके अंदर आप चलेंगे कि हिस्टोरिकल कोई इनजस्टिस है, उसको बदलने के लिए भी आपकी तरफ से एफर्ट किया जा सकता है ना, सोसाइटी के अंदर। और इंडियन कंटेक्स्ट में आप बोल सकते हैं कि ये हम लेके आते हैं, दैट इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के अंदर हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में इसको दिया, दैट इज वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बेसिकली पावर। क्योंकि हिस्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं था, आपने पावर देके, उनको रिप्रेजेंटेशन देके एक तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस फैसिलिटेट किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसके हाथ में पावर होती है, रिसोर्सेज उसी के पास जाते हैं। तो जब आप किसी को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो या पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, यहां पे हमारे यहाँ पे एमएलए और एमपी जो है लोकसभा के अंदर, वहां पे भी रिजर्वेशन लगती है ना। तो इट इज विद दिस आइडिया दैट यू आर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू देम एंड थिंग्स विल बी ग्रेट, चीजें बहुत बेहतरीन हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये पहलू थोड़े डिफरेंट है। तो ये दोनों आइडिया यहां पे दिए, लेकिन अगर ये बिल्कुल ही नहीं होगा, अगर आप ये बात करोगे कि भाई बिल्कुल भी यहां पे हम जस्टिस नहीं होने देंगे, तो फिर होगा रेवोल्यूशन, जनता तो फिर विद्रोह करेगी ही करेगी, ठीक है? तो उस एस्पेक्ट की कहानी होती है, इसीलिए हमारे लिए जरूरी है, और इसीलिए यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन पे। तो इनजस्टिस होगा तो लोग आएंगे, आवाज उठाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक? अब देखिए यहां पे जब एरिस्टोटल हमारे जो है रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सो ही इज टॉकिंग इन अ डिफरेंट वे। मतलब नॉर्मली हम प्रेजेंट टाइम में रेवोल्यूशन को देखते हैं कि लोग आएंगे, सड़कों पे विद्रोह करेंगे, राजपाट को उखाड़ फेंकेंगे, है ना? उनके आइडिया में रेवोल्यूशन है भाई एनी सॉर्ट ऑफ चेंज। प्रेजेंटली आप रेवोल्यूशन को क्या लेके चलते हो? कंप्लीट ओवरथ्रो, वायलेंट चेंज, ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट में समझा जाता है। मतलब कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, रेवोल्यूशन करो, सड़कों पे आओ, प्रोटेस्ट करो, सरकारी तंत्र को बदल दो, कंप्लीट। ये कहानी थी कि ये कार्ल मार्क्स की। भाई एरिस्टोटल ऐसी कोई बात नहीं कह रहे थे। एरिस्टोटल कह रहे थे कि ठीक है, जो चेंज लाने की कहानी है उसको वो रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। छोटा मोटा चेंज, जैसे जो हम आज के डेट में प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट से अपने लिए कुछ मांग कर लेते हैं ना, सो बेसिकली वो एरिस्टोटल जैसे आदमी के लिए वो रेवोल्यूशन था। ओके, सो एरिस्टोटल वाज टॉकिंग अबाउट दिस। अब देखिए यहां पे इन्होंने कुछ चीजों को पॉइंट आउट किया कि जो रूलिंग क्लास है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी वेरी कॉशियस दैट पीपल शुड नॉट डेवलप फीलिंग दैट दे हैड नॉट बीन ट्रीटेड इक्वली। क्योंकि जहां पे वो ट्रीटेड इक्वली में डिफरेंस आ जाएगा, समझ लीजिए वहां पे वो फील आ जाएगी कि हमारे साथ हो रहा है इनजस्टिस। फिर जब एक बार इनजस्टिस का खेल शुरू हो गया, लोग सड़कों पे जाएंगे ही जाएंगे। पीपल विल रिबेल, पीपल विल गो फॉर कू, ये इस टाइप की चीज होगी ही होगी। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि श्रीलंका के अंदर अब से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, देयर वर मास प्रोटेस्ट्स दैट वर गोइंग ऑन।
या आप रिसेंटली बांग्लादेश की बात कर लो, है ना, तो बांग्लादेश में शेख हसीना को क्यों हटाया गया? शेख हसीना गवर्नमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स की इसके पीछे चाइना का हाथ है, इस एंड दैट, बट जो स्टूडेंट्स थे वो सड़कों पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि इन पे एलिगेशन ये लगता था कि ये अवामी लीग को, अवामी लीग के परिवारों को ये फायदा पहुंचाती हैं, है ना, बेनिफिट पहुंचाती हैं, और वो इनके कोर वोटर बन जाते हैं। तो इसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो वहां पे प्रोटेस्ट में चले गए थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमारे को तो सरकारी नौकरियों में इक्वली ट्रीट ही नहीं किया जाता, कि आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो किसको? जो 1971 के अंदर जो परिवार अवामी लीग के साथ एसोसिएटेड थे, उन्हीं के बच्चों को आपने रिजर्वेशन दी, फिर उन्हीं के ग्रैंड चिल्ड्रंस को आप रिजर्वेशन दे रहे हो। ये बांग्लादेश में चलता था भाई। तो अब जनता वहां पे अलग हो गई, उन्होंने कहा कि हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा है, तो वो प्रोटेस्ट करेंगे फिर यहां पे, ठीक है। फिर अब ये जो प्रोटेस्ट या जो रीजन है, जब उनको फील कराया जा रहा है, ये रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनेटिव भी हो सकते हैं। अब यहां पे ये इमेजिनेटिव भी हो सकता है, शायद ये जो है एक्सटर्नल जो एंटिटीज हैं, जिसमें आईएसआई हो गई पाकिस्तान की, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर ये चीज आईएसआई भी काम कर सकती है, या वेस्ट भी इसमें हो सकता है, या मैं इसके अंदर एग्जांपल डाल सकता हूं आपका, जो अरब स्प्रिंग हुआ था। अब ऐसा बोला जाता है अरब स्प्रिंग के दौरान जो प्रोटेस्ट चल रहे थे वो बेसिकली फैब्रिकेटेड थे, ओके। वो जबरदस्ती के प्रोटेस्ट यहां पे चलवाए गए थे। बेसिकली ये वेस्टर्न कंट्रीज का आइडिया था, वो जितने भी जगहों पे अथॉरिटेरियन रजीम थे उनको बदलना चाहते थे, वो अपने फेवर का वहां पे रजीम लेके आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वो प्रोटेस्ट फैब्रिकेट करवाए। या तो रियल या इमेजिनेटिव, जैसा भी होगा लोग सड़कों पे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लिंक्ड विद फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, ये नहीं होना चाहिए। इफ दैट इज देयर, पीपल विल बी देयर ऑन द स्ट्रीट, तो उसको रेवोल्यूशन का नाम दिया इसमें, ओके। और जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है दैट इज फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी, इससे तो बिल्कुल बचना ही बचना है, ठीक है। और यहां पे एरिस्टोटल जो आइडिया दे रहे हैं इक्वालिटी का, वो बेसिकली प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो वो पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि देखो, ट्रीट ऑल मास्टर्स इक्वली, ऑल स्लेव्स इक्वली, डोंट इक्वेट देम। तो आज के कंटेक्स्ट में हम लेके नहीं चलेंगे ये, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इनइक्वालिटी इज नेचुरल, उनके हिसाब से इनइक्वालिटी नेचर ने बनाई है, इसलिए ऐसे चलो। जो मास्टर्स हैं, जो सभी मास्टर हैं, उनको इक्वली ट्रीट करो, जो स्लेव्स हैं उनको सभी को बराबर ट्रीट करो आप। ये एरिस्टोटल का थॉट प्रोसेस था वहां पे, कि मास्टर्स के बीच में अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो यूएस, यूरोपियन पावर्स को सबको बराबर माने, किसी को एक फेवर ना करे कि भी हमारा तो सॉफ्ट कॉर्नर इंग्लैंड के तरफ ज्यादा है, ऐसा नहीं, ब्रिटेन की तरफ ज्यादा, ये नहीं, बिकॉज दे ऑल हैड बीन द मास्टर्स। वो अलग से ट्रीटमेंट किया, तभी तो हिटलर ने विद्रोह किया, है ना। अगर जर्मनी के साथ उनको ये लगा ना कि वर्ल्ड वॉर 1 में हमारे साथ तो जी धोखा हुआ, इट वॉज दैट सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग, क्लियर। तो फिर उन्होंने वायलेंटली काम किया। दूसरा ये कह रहे कि ऑल स्लेव्स उनको इक्वली यहां पे ट्रीट करो, जो कॉलोनीज थी उनको यहां पे इक्वली ट्रीट करो, यही डिमांड चलती है। अब इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो भाई पाकिस्तान क्या डिमांड करता है कि उसको इक्वल स्टेटस दो, किसके बराबर? इंडिया के बराबर। अब ये पॉसिबल तो है नहीं, है ना, बट कायदे से अगर हम इसको कंटेक्स्ट में लगाएं, दिस इज व्हाट दे डिमांड ना, कि वो पाकिस्तान अभी भी अपने आप को इंडिया के बराबर मानता है। दुनिया बदल गई है, बट दैट आइडिया इज देयर। अगर मुझे स्लेव्स को बराबर ट्रीट करने की बात करनी है तो, बिकॉज वी स्लेव्स मतलब इनडायरेक्टली आई एम लिंकिंग टू द कॉलोनीज बेसिकली, मैं उसके अराउंड लेके चल रहा हूं। तो ये कहानी चलती है, ठीक है। अब ये इन्होंने बताया यहां पे, और क्या कि आप इस तरीके से चल सकते हो। बेसिकली जो रूलर होते हैं, दे वर नॉट कंफर्टेबल विद चेंज, इवन एरिस्टोटल वाज नॉट कंफर्टेबल विद चेंज। और इन्होंने कहा कि स्लाइटेस्ट चेंज जो हल्का फुल्का आ भी जाए उसको वो रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि थोड़ा बहुत चेंज तो वैसे ही चल जाता है, सोसाइटी इवॉल्विंग है, वो बदलेगी कहां, ठीक है। तो ऐसे ही चलेगा सिस्टम में।
लेकिन उसको भी ये रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं, तो दिस इज हाउ यू कैन से थिंग्स हैड बीन। लेकिन जब हम इसको आगे लेके जाएंगे कि कॉजेज इन्होंने क्या बताए, इन्होंने कहा कि देखिए कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं, कुछ जनरल कॉजेज हैं, ओके, दोनों के मिक्स्ड फैक्टर्स की वजह से रेवोल्यूशन होता है। तो व्हेन आई एम पुटिंग अप थिंग्स लाइक दिस कि मोनार्की के लेवल पे अगर यहां पे मोनार्की के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, किस लेवल की गड़बड़ होगी? फैमिली कॉन्स्पिरेसीज, है ना। तो मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं। तो आज की डेट में क्या चल रहा है न्यूज में, आप लोग सुन रहे हो कुछ क्या चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि जी जिनपिंग का शायद तख्ता पलट हो जाए, है ना। तो मैं जी जिनपिंग को एक मोनार्क मान के चल रहा हूं, आई एम ट्रीटिंग हिम लाइक अ यू कैन सुप्रीम लीडर मानते हैं ना, वैसे भी वो अपने आप को। तो चाइना के अंदर आज की डेट में क्या चल रहा है? चाइना में ये चल रहा है कि जी जिनपिंग ही इज लूजिंग द होल्ड। जो कंट्रोल इनका था ना, वो तो ये मान के चले थे कि फॉरएवर के लिए प्रेसिडेंट हैं। अब ये 2027 ईयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें चेंज आ सकता है। देयर कुड बी अ पॉसिबल चेंज बिकॉज देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी ऑलरेडी गोइंग ऑन बिटवीन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जो पुराने लीडर हैं वो वापस रिवाइवल पे हैं। जी जिनपिंग ने बहुत से मिलिट्री जनरल्स को बाहर किया था, जनरल्स उससे खुश नहीं है। क्लियर? वो रिवाइवल हो रहा है। एक यहां पे ये कंटेक्स्ट बोला जाता था कि चाइना के अंदर फूजियान क्लिक काम करता है। फूजियान बेसिकली इट्स अ प्रोविंस, ओके, एंड जी वाज बेसिकली गवर्नर ऑफ दैट। पास्ट में जी जो है प्रेसिडेंट बनने से पहले, प्रीमियर बनने से पहले वहां पे गवर्नर हुआ करते थे, और जो गवर्नर जब वो थे उसी के दौरान उनके आसपास के जो भी लीडर्स थे उन्हीं लोगों को वो टॉप पे लाते थे। तो फूजियान क्लिक जो है वो डोमिनेट करता है, ठीक। अब जो रेस्ट हैं, बाकी जो बचे हुए हैं, वो कंस्पायर कर रहे हैं, वो इस चीज से खुश नहीं है। सो इट्स अ डिफरेंस। क्लियर? तो ये कहा कि भाई कुछ तो स्पेसिफिक सिचुएशन होगी कि आपकी फैमिली के अंदर कौन जो है कॉन्स्पिरेसी चल रही होगी। एरिस्टोक्रेसी जहां पे होगी, एरिस्टोक्रेसी में कॉन्स्पिरेसी कौन करेगा? पुअर कॉन्स्पायर करेगा आपके अगेंस्ट, आम जनता कंस्पायर करेगी एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट, ओके। तो इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। अगर मुझे इसको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लिंकअप करना हो तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर। और डेमोक्रेसी में कौन आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी लेके आएंगे? जो रिच है वो कॉन्स्पायर करेगा पुअर के अगेंस्ट। डेमोक्रेसी में बेवकूफ बनाया जाता है, आपको भड़काया जाएगा रिलीजन के मामले पे, आपको कोर मुद्दों से हटाया जाएगा, आपको कास्ट के बेस पे लड़ाया जाएगा, रिलीजन के बेस पे लड़ाया जाएगा, क्योंकि ये अपना फायदा देख रहे हैं। क्लियर? डेमोक्रेसी को इन्होंने बोला कॉन्स्पिरेसी ऑफ रिच अगेंस्ट द पुअर। आम जनता तो इग्नोरेंट है, वो जानती नहीं है कि खेल क्या रचा जा रहा है, और इस तरीके से ये खेल करेंगे रिच सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट द पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल। कि भाई छोटी छोटी खुशी, है ना, कि अब जैसे सपोज करोगे कि भाई अब हम डिमांड ही नहीं कर रहे हैं कि हमें नौकरियां चाहिए, मोबाइल फोन लेके खुश हैं लोग, रील देख रहे हैं क्योंकि इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया। कैसे पॉसिबल है कि दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में है? आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये बेसिकली एक रेवोल्यूशन भी है कि भाई जो यहाँ पे जैसे ये लेक्चर हो रहा है, भी आपके पास इंटरनेट है, दैट्स व्हाई यू कैन वॉच दिस लेक्चर थ्रू द यूट्यूब एंड इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप आराम से देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। सो फ्रॉम दैट एंगल इफ आई सी, आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दैट। बढ़िया मेरे को लग रहा है तो सिस्टम और भी अच्छा है, और पूरी दुनिया में आप इस टाइप के आइडियाज को लेके आओ, है ना। तो कोई दिक्कत एज सच तो नजर नहीं आ रही इसके अंदर, ठीक है। सो दैट इज वन पॉइंट विच इज मेड। ये एक एंगल हो गया यहां पे समझने वाला इसका। बट क्या रियल मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं क्या, मेरा वो सवाल है। इज देयर एनीवन डिस्कसिंग द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी? इजंट इट कॉन्स्पिरेसी? की छोड़ो, नहीं तो ये सड़क पे उतर के हमसे डिमांड करेंगे,
है ना, अभी लगे रहने दो इनको। अलग अलग लेवल की कॉन्स्पिरेसी होती है, पॉलिटिक्स को थोड़ा पीछे से स्पॉन्सर कर दिया, थोड़े पैसे दे दिए, हाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये कॉजेस इन्होंने बताई तो स्पेसिफिक सिचुएशन बताई। अब जनरल कॉजेस, इनइक्वालिटी है तो बाकी लोग आगे आएंगे ही आएंगे, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। या यूनिवर्सल पैशन फॉर पावर एंड प्रिविलेजेस, कोई इंडिविजुअल यहां पे प्रोटेस्ट का सहारा लेके पावर में आना चाहता है, तो मैं क्या आम आदमी पार्टी का नाम ले सकता हूं यहां पे अन्ना प्रोटेस्ट चल रहे थे, अन्ना प्रोटेस्ट से पावर को ग्रैब करने के लिए आम आदमी पार्टी बनी है। तो ऑब्जेक्टिव वाज पोजेशन ऑफ पावर, दैट वाज द पॉइंट। क्लियर? फियरलेसनेस एंड करप्शन ऑफ रूलिंग एलिट्स, अगर मान लीजिए रूलिंग एलिट्स बिल्कुल फियरलेस हो गए। अब आप मुझे बताओ, ये जो अन्ना के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, अन्ना आंदोलन जैसा मैं लेके चल रहा हूं, ओके, व्हाट वाज द रीजन? हर दूसरे दिन एक स्कैम निकल के आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई स्कैम? किसी को कोई डर ही नहीं है यहां पे इस देश में, सबको लग रहा है कि बनाना रिपब्लिक चल रही है। रूलिंग एलिट्स ओप्रेसिव हैं, ओवर रीच कर रहे हैं, अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं, तब भी लोग परेशान हो जाते हैं। या डिस्प्रपोर्शनेट एक्सपेंशन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट हर जगह हो गया। एक्सपेंशन मतलब आपने जो है एक तरीके से सब कुछ सरकारी कर दिया। दैट इज द पॉइंट, क्योंकि लोगों को उतने रूल्स रेगुलेशन में रहने की आदत नहीं होती है। यू हैव टू लिबरेट देम, यू हैव टू मेक देम फ्री। अगर आप ये सोचोगे हर चीज में आप कंट्रोल करोगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे। दैट्स एन आइडिया। तो मान लीजिए संजय गांधी यहां पे अथॉरिटेरियन बनते हैं, जैसे हमारे यहां पे संजय गांधी ने क्या किया था, है ना, संजय गांधी वेंट फॉर लोगों की, मतलब उनको पकड़ पकड़ के उनको एक तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उनके ऑपरेशंस करवाए जा रहे हैं। दैट वाज डन, फोर्सफुली हो रहा था वो। तो ये चीज तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती पब्लिक को, ओके। एंड उन्होंने ऐसा क्यों किया? डिस्प्रपोर्शनेट एक्सपेंशन ऑफ स्टेट किया, जितना रिक्वायर्ड नहीं उतना आप करे जा रहे हो, पब्लिक बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। देयर आर अदर रीजंस एसोसिएटेड, तो जैसे कि अगर आप किसी नॉन डिजर्विंग को रिवॉर्ड कर देते हो तो भी लोग नाराज हो जाते हैं। ठीक है, कोई डिजर्विंग नहीं है, वो आके बैठ गया, अभी आवाज उठती है ना कि आपके यहां पे कि भाई ये तो नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है ना, पीपल से नेपोटिज्म, ओके, दे रेज देयर वॉइस, इट इज दैट एग्जांपल, पीपल आर नॉट हैप्पी विद दैट। या रूलिंग क्लास स्मॉल चेंजेस को इग्नोर कर रही है कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है, पब्लिक है, वो अब पब्लिक एजुकेटेड हो गई है ना, और पब्लिक सब जानती है, उनको बेवकूफ मत समझो। लेकिन रूलिंग क्लास कभी कभी ये गलती करती है क्योंकि डिस्कनेक्ट होता है, लोगों के बीच जाएंगे नहीं, लोगों को समझेंगे नहीं, ओके, तो अलग चीज है यहां पे। क्लियर? या सडन इनफ्लो ऑफ फॉरेनर्स हो गया। अब जैसे ये चीज कहां पे हुई थी, बहुत सारे जो सीरियन रेफ्यूजीज थे, ठीक है, अब वो सीरियन रेफ्यूजीज बेसिकली ये पहुंच गए सबके सब जर्मनी, और वहां पे कई जगहों पे एक ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि सीरियन रिफ्यूजीज अपने लिए डिमांड कर रहे हैं, कई जगहों पे दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये हमारे कल्चर को खराब कर रहे हैं, कि ये यूरोपियन आइडियाज के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हमारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं, ये कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं, ओके। एंड देन देयर इज अनदर रीजन एसोसिएटेड, दैट इज एक्सट्रीम इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये यूएस में प्रोटेस्ट बेसिकली हुए थे, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट या 1 वर्सेस 100, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे वहां पे। सो ये इस तरीके से चलता है, तो इस वजह से रेवोल्यूशन होते हैं, और रूलिंग क्लास की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझ के चले कि ऐसे रेवोल्यूशन अगर होंगे तो फिर नुकसान रूलिंग क्लास को हो जाएगा। तो बड़ा ही सोच समझ के चलना होता है इसके अंदर, ठीक है, कि किसी भी कीमत पे आपको ये अवॉइड करनी है ना सिचुएशन, ये टफ होगा, जो भी रूल कर रहा होगा उसके लिए टफ होगा, इट वॉन्ट बी दैट ईजी। और रेजीम चेंज हो जाते हैं भाई कभी कभी, तो ये समझना है हमें, ठीक है, रेजीम चेंज होगा, और इस केस में जो रेजीम चेंज होगा वो तो बहुत ही खतरनाक होगा। और यहां पे इन्होंने एक चीज और सजेस्ट की है कि
व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस, रूलिंग क्लास की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब अगर मुझे ये एग्जाम्पल लगाना हो, सोच लो कि मैं इसको, एग्जाम्पल से मैंने बहुत सारे आपको वैसे दे दिए हैं, तो इन्होंने कहा कि पहले तो एक काम करो, रिड्यूस द इनइक्वालिटी। सो जो इनइक्वालिटी आपको नजर आ रही है ना, पहले तो उसे रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। आप अगर आप नहीं करोगे तो पब्लिक कभी ना कभी आपके अगेंस्ट आएगी ही आएगी। तो या तो आप कैसे कर सकते हो कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके आओ, ठीक है। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल आपके सामने, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बोलता हूं। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या सिस्टम चलता है कि वहां पे जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, इवन दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लियर, कि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। वहां पे अलग से कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है उनको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप, दे आर विलिंग टू, यू कैन से, पे टैक्सेस, और उनको ये अपनी सरकार के ऊपर भी पूरा भरोसा है कि ये अच्छे तरीके से काम करवाएंगे। तो ये इन्होंने एक सजेशन यहाँ पे बताया है, ठीक है, बढ़िया है, इस तरीके का करना चाहिए, अदरवाइज लोग नाराज हो जाएंगे। या हम जो कहते हैं ना कि मिडिल क्लास का राज आ जाए, तो अगर आप देखो, मुझे एक बात बताओ, यूनाइटेड नेशन को अगर आप रेलेवेंट बना देते हो, क्योंकि आज की डेट में यूनाइटेड नेशन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तभी तो प्रॉब्लम आ रही है ना, तभी तो कई लोग इसको नहीं मान रहे सिस्टम को। बट इफ वी आर एबल टू एस्टेब्लिश दिस एज अ रेलेवेंट एंटिटी, तो यूनाइटेड नेशन वाज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटी, इसी का तो एग्जांपल था, मिडिल क्लास का राज, है ना। ये आप लेके आओ, दैट इज वन सजेशन विच कैन बी मेड। तो बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको कर सकते हैं, एंड दीज आर द सजेशंस दैट वन कैन थिंक ऑफ, और इसमें हमें जो है ये पॉइंट्स समझने होते हैं। अब मार्जिनलाइजेशन आपको रोकना है, कोई लोग नाराज नहीं होने चाहिए, ओके, इन सब चीज़ों को लेके आओ, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करो, तो धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाता है और लोग सही आगे बढ़ जाते हैं। लोगों का जो विश्वास है वो आपके सिस्टम पे तब होगा जब आप रूल ऑफ लॉ लेके आओगे। तो इसीलिए कानून की अपनी इंपॉर्टेंस है। मेजर सवाल यही है, whom do you trust most? क्या आप किसी पर्सन को ट्रस्ट करोगे या एक लॉ को ट्रस्ट करोगे, विच इज द कलेक्शन ऑफ विजडम? क्योंकि इसको बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा है, मतलब ये तो डायलैक्टिक्स से होके गया है, ठीक है ना, ये डिबेट होगा, उसके बाद लोगों का जो आइडियाज होंगे वो कानून में तब्दील होंगे। तो दिस मॉडल अपीयर्स टू बी बेटर। प्लेटो का जो आइडिया था, जो प्लेटो कह रहे थे, एब्सोल्युटली पीके के हाथ में दे दो फिलोसोफर किंग विल डू, यू कैन से, बेस्ट थिंग, हमें नहीं पता ना भाई, वो कभी भी गड़बड़ हो सकती है फिलोसोफर किंग की। तो ओके, आप इस चीज को समझिए, कभी भी गड़बड़ हो सकती है, और गड़बड़ हो गया तो फिर क्या करोगे? पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, अथॉरिटेरियन बन जाएगा आपका एक इंडिविजुअल, कभी भी मूड बदल गया तो, ठीक है, वी नेवर नो। या फिलोसोफर किंग एकदम यूटोपियन आइडिया है, मिलेगा ही नहीं आपको। पहली बात, ये जो कानून बनाने का प्रोसेस है ये तो आप फिर भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहली कहानी तो हमें यहीं से ही क्लियर हो जानी चाहिए यहां पे कि कानून का होना बहुत जरूरी है। whosoever is prime minister, whosoever is president, they all have to follow constitution of India। वो फंडा बिल्कुल क्लियर है भाई, यहां पे कोई भी हो सरकार में, ऐसा नहीं है कि अपने मन से चलेंगे सब, they all have to follow the law। just think about it। इंदिरा गांधी को भी, ओके, एक बात समझनी है आपको, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, हम ये बात बोलते हैं, बट शी ऑल्सो रिमूव्ड दिस इमरजेंसी। एट द एंड ऑफ द डे शी हैड टू रिमूव दिस इमरजेंसी बिकॉज शी न्यू इट, यू कैन नॉट फूल द पीपल। लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। ये वही जनता है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को बाहर किया था। तो इंदिरा गांधी और उनके पूरे जो भी उनका सिस्टम था, उन सबको हरा के हम लोग बाहर भेज सकते थे, ठीक है। तो वन हैज टू सी थिंग्स इन दैट वे। तो ये कहानी है जो हमें इस कानून के हिसाब से समझनी है। अब देखिए, जब एरिस्टोटल बात कर रहे हैं कानून की, तो आपको ऐसे समझना है कि देखो, कानून इज द प्रोडक्ट ऑफ रीजन, क्योंकि यहां पे विजडम लग रहा है, लोग रीजनिंग से डिबेट करके उसके बाद कानून बनाते हैं, ठीक है। और एक तरीके से ये रैशनल लेके आता है, रैशनैलिटी लेके आता है। पूरा प्रोसेस कानूनन होना चाहिए, बिकॉज जो पूरा प्रोसेस है वो रैशनैलिटी वाला है।
आपके यहाँ पे लेजिस्लेचर का काम है कानून को लेकर डिबेट करना, प्रॉपर डिबेट के बाद लेजिस्लेचर अपना काम करेगा। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है जो हमें समझना है। ऐसे हवा में कानून नहीं बनते हैं, यहाँ पे ड्यू प्रोसेस के बाद कानून बनाए जाते हैं। क्लियर? और फिलोसोफर किंग मिले ना मिले कुछ नहीं पता भाई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो है जो जैसा भी किंग होगा उसको वैसे ही गाइड कर देगा। भाई आज की डेट में हमारे यहाँ कोई भी सरकार आए उसको चलना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है ना। तो जो वैल्यूज हैं, जो एनश्राइंड है सिस्टम में, जो सोसाइटी को बनाना चाहते हैं हम, वो तो हमारी संविधान में दे रखी है। तो रूल बुक सेट है बॉस, उसी के हिसाब से सबको चलना है यहाँ पे। दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव। अब इंटरनेशनल लेवल पे इसी डिबेट को लेके चलते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या अलग होने वाला है? देखो, कानून को हम मान रहे हैं, कानून तो है, किसी इंडिविजुअल की विल से नहीं चलता, रीजन से चलता है। ये रीजन है, इसीलिए कानून को ऊपर रखा जा रहा है। अब यहां पे एक चीज समझिए, लॉ नेचुरल जस्टिस से भी चल सकता है और ये कन्वेंशनल जस्टिस से भी चल सकता है। ठीक है? नेचुरल जस्टिस इन द सेंस जो हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल मानते हैं उनको हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। जैसे हमने ये बोल दिया कि मर्डर नहीं करना है, मर्डर नहीं करना, वायलेंस नहीं करना, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये हिंदुस्तान में नहीं होगा या पाकिस्तान में होगा नहीं होगा, ये हर जगह ऐसा ही कानून चलेगा। तो इट इज अ नेचुरल जस्टिस का आइडिया कि जीने की सबको आजादी होनी चाहिए। राइट टू लाइफ है ना, इट इज सॉर्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल राइट दैट इज गिवन बाय नेचर टू अस। नेचर ने हमें सांस दिए हैं, तो दिस इज एन आइडिया। ओके, अब पूरी दुनिया ही पीस को सपोर्ट करती है ना, तो ये यहां से आ गया। यूनाइटेड नेशन एक तरीके से इन्हीं आइडियाज पे चलती है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की बात करती है। यूनाइटेड नेशन आपके फंडामेंटल राइट की बात नहीं करेगी। बात समझिए आप, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट जो होंगे वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट हो सकते हैं, क्लियर, अलग अलग कानून के हिसाब से। इसीलिए हम इसको कन्वेंशनल जस्टिस में ऐड करेंगे, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से ये डिफरेंट है। एलियंस के ऊपर, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनके लिए फंडामेंटल राइट अलग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, जो एनिमी एलियंस हैं उनके लिए और अलग है, और जो सिटीजन है उनके लिए अलग है। कुछ फंडामेंटल राइट्स वो सबके लिए सेम है ना। राइट टू लाइफ जो है वो सबके लिए हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बाकियों के लिए तो हमारे यहां पे हमने डिफरेंस क्रिएट किया है ना। सो दैट इज एसोसिएटेड विद द कन्वेंशनल जस्टिस। बट कुछ ऐसे हैं जो सबके लिए हैं। राइट टू लिव, जीने की आजादी, ये एक तरीके से सबके लिए होता है। तो ये यूनिवर्सल हो गया, इसलिए इसको हमने नेचुरल जस्टिस के साथ एसोसिएट कर दिया। तो अब यूनाइटेड नेशन अपनी तरफ से जस्टिस की डेफिनेशन देता है कि मैं तो लगाऊंगा सैंक्शन। यूएस सैंक्शन लगाता है, तो यूएस सैंक्शन में एक कानून का इस्तेमाल करता है, वो काटसा बोलते हैं उसे। ठीक, कि एडवर्सरीज हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के, उनके अगेंस्ट हम काटसा के अंडर सैंक्शंस लगाएंगे। तो ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं, ये रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं, वो इस काटसा के प्रोविजन के अंडर सैंक्शन लगे हैं, क्योंकि यूएस ने इंटरप्रेट किया कि ये हमारी तरफ से ये जस्टिस हम ऐसे डिलीवर कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर प्रेशर डाल के हम जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं। रशिया क्योंकि यूक्रेन पे हमला कर रहा है, तो हम जस्टिस कैसे करेंगे यूक्रेन के साथ? उनके बिजनेस को तहस नहस करके, इकोनॉमी को तहस नहस करके। ये उनका आइडिया है। यूनाइटेड नेशन के लेवल पे सैंक्शंस नहीं लगते हैं। तो ये कंट्री अपनी तरफ से कन्वेंशनल जस्टिस दे रहा है, ये मैन मेड बोल दिया इन्होंने। ठीक, सोसाइटी का अपना रीजन है, यूएस का अपना कानून है। अब हमारे ऊपर थोड़ी ना एक तरीके से लागू होता है कि हम भी उसी सैंक्शन को फॉलो करें। तो डिफरेंस आ गया यहां पे। ओके, तो पहले तो आपको ये समझना है, फिर आपको दूसरी कहानी समझिए कि जियोपॉलिटिक्स में हम क्यों ये रूल ऑफ लॉ को ऊपर लेके चल रहे हैं रूल ऑफ मैन से। अब देखो, हम चाहते हैं यूनाइटेड नेशन के रूल्स के हिसाब से चलें, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के हिसाब से चलें। रूल ऑफ वन मैन आता है तो डोनाल्ड ट्रंप होता है, तो वो क्या करेगा? ट्रेड वॉर की शुरुआत करेगा। ही इज हाईली इररेशनल, यूनिलेटरली डिसाइड करेगा चीजों को। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनिलेटरली डिसाइड किया था कि इराक पे हमला करना है। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। यूनाइटेड नेशन ने कभी नहीं कहा था कि इराक पे हमला करो। सो ये यूएस ने ऐसा किया था, और उस टाइम पे उन्होंने इग्नोर भी किया था यूएनएससी को। क्लियर? तो ये समझने वाली चीज है। या आज की डेट में जो इजराइल कर रहा है, पूरी दुनिया को पता है ये गलत है। आज की डेट में जो रशिया कर रहा है,
है ना, अथॉरिटेरियन चल रहे हैं, बिकॉज सिंगल पर्सन डिसाइड कर रहा है सब कुछ। इधर जो है पुतिन डिसाइड कर रहा है, वो अपने हिसाब से चीजें चला रहा है। इज ही केयरिंग अबाउट एनीथिंग? या जब चाइना यहां पे वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी करता है, चाइना अग्रेशन दिखाता है, ओके, तो अग्रेसिव डिप्लोमेसी है चाइना की, वो खुल के एक तरीके से हर मुद्दे पर अग्रेसिव हो रहे हैं, इट इज बिकॉज सिंगल पर्सन इज टेकिंग अ कॉल हियर। ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग द इंटरनेशनल सिस्टम जो यहां पे बना हुआ है, जो वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है, जो इंटरनेशनल लॉ है, इनको संभाल के चलना, इनके अकॉर्डिंग चलना, ये बहुत जरूरी है अगर हम ट्रू सेंस में पीस लेके आना चाहते हैं पूरी दुनिया में। विदाउट दिस व्हाट विल बी द आउटकम? आप इसको हटा दो, आउटकम विल बी कंफ्लिक्ट। क्लियर? तो चाइना क्या कर रहा है? साउथ चाइना सी के अंदर, साउथ चाइना सी में चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, एरिया को हड़प रहा है ना। और जो हमारे यहां पे इंटरनेशनल कानून बोला जाता है, दैट इज UNCLOS, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सीज, ओके, तो UNCLOS को, कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सीज, UNCLOS कानून की वो परवाह नहीं कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। तो ये फर्क है। तो रूल ऑफ मैन से तो हमेशा रूल ऑफ लॉ बेटर होता है, क्योंकि जहां जहां पे भी रूल ऑफ मैन चल रहा है, जो लीडर अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है अथॉरिटेरियनिज्म करके, वहां रिजल्ट खराब ही मिल रहे हैं। आप खुद ब खुद देख लो पाकिस्तान का हाल, आसिम मुनीर, इंडिया जैसी बड़ी पावर के सामने वो टिक नहीं सकते, लेकिन जबरदस्ती क्यों? क्योंकि मिलिट्री जनरल है, लड़के दिखाना है, तो अपने हिसाब से चला रहे हैं चीजों को। क्लियर? ऐसा चलता है, ठीक है। तो ऐसे में इस सिस्टम को रोकने के लिए जो सजेशन बताया जाता है, आपको इसी हिसाब से चलना है। आपको इस सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल्स मतलब कंट्रीज के ऊपर रूल को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। यह चीज करनी बहुत जरूरी है। जब आप ये चीज कर लेंगे, डेफिनेटली ये दुनिया में शांति आ जाएगी। सो दिस इज समथिंग दैट वन हैज टू अचीव। यही मॉडल है जो ग्लोबल गवर्नेंस में चल सकता है, और इन्हीं चीजों के सॉल्यूशंस जो हैं वो बेसिकली अरिस्टोटल ने दिए। पॉलिटी लेके आओ, मतलब इगैलिटेरियन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को पावरफुल बनाओ इंस्टेड ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओके। G20 जैसे ग्रुप्स हैं, आप उनको और आगे लेके जाइए। दैट इज द वे आउट टू रन दिस कंट्री, दिस वर्ल्ड। तब हम ट्रू सेंस में वसुधैव कुटुंबकम के आइडिया को अचीव कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर दिस क्लास देन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।